गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन भी टीएस ग्रेवेल का ही है, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, इसमें एक छोटा सा चेंज है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ कि यहाँ पे एक इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। इनकम टैक्स की अगर एडजस्टमेंट आपको दी हुई है तो आप समझिए कि आपको एक इनकम टैक्स का अकाउंट बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इनकम टैक्स अकाउंट बनाते कैसे हैं, उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। देखिए, इसके अंदर सिर्फ 4 ही कंटेंट्स होते हैं। एक ओपनिंग बैलेंस होता है, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस होता है। इसके अलावा जो 2 एडजस्टमेंट होती हैं और वो होती हैं, एक तो होता है जी टैक्स पेड, कितना आपने टैक्स पे किया, और दूसरा होता है कि आपने कितने रुपए का प्रोविजन इस बार क्रिएट किया, जिसको हम प्रोविजन मेड कहते हैं। तो होगा क्या कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको गिवन होंगे और एडजस्टमेंट अगर टैक्स पेड दिया हुआ है तो बैलेंस करके आपका प्रोविजन मेड निकल जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोविजन आपने बनाया कितना है। और दूसरी तरफ अगर आपको प्रोविजन मेड दिया हुआ है तो फिर ये आपको ये पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर टैक्स का पेमेंट कितना हुआ है। तो जनरल वे में हम क्वेश्चन को समझते हुए पहले चलेंगे, फिर हम क्वेश्चन के साथ में इसको करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पहले व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड में मैं आपको पहले बताऊं कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे आप, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में सबसे पहले तो आप बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। देखिए, आपको याद रहना चाहिए कि प्रोविजंस और रिजर्व्स के जो बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट के होते हैं। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस कितना है उस पार्ट को लिखते हैं। इसके बाद हम दूसरी तरफ इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, जिसको हम बैलेंस कैरी डाउन कहते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ में 2 ही बातें हैं, एक तो हमने प्रोविजन क्रिएट किया या और दूसरा हमने टैक्स का पेमेंट किया। अगर हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और उसकी यहाँ पर पोस्टिंग हो जाती है बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि दिस इज द प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे जितना आपने प्रोविजन बनाया इस साल, वो फिगर आपने इस जगह पे लिखना है। इसके बाद आप अगर टैक्स का पेमेंट करते हो तो आप टैक्स का पेमेंट करोगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वहां से पेमेंट करेंगे तो आप लिखेंगे टू बैंक। और इस जगह पर आप क्या लिख रहे हो, कितना टैक्स पेड है, जो आपने टैक्स पे किया या अमाउंट पेड। तो 4 ही चीजें होती हैं। ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो दिए ही होते हैं। अगर आपको ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो एडजस्टमेंट में या तो टैक्स पेड दिया होगा, अगर टैक्स पेड दिया होगा तो प्रोविजन मेड बैलेंस करके निकल जाएगा, और अगर प्रोविजन मेड दिया हुआ तो आपका टैक्स पेड बैलेंस करके पता चल जाएगा। इसकी 2 ही एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 48 में इसको लेके भी करेंगे और साथ के साथ हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लें और बाकी और क्या चीजें उसको भी समझते हैं। तो मैं शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे आप देखिए, आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस के साथ नोट नंबर 1 है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नोट नंबर 2 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, फिर टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम इसके नोट्स टू अकाउंट देखते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बाद 12% डिवेंचर्स हैं, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, गुडविल, स्टॉक इन ट्रेड। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 12% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। फिर टैक्स 70,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए, चूंकि टैक्स का एडजस्टमेंट दिया हुआ है और टैक्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, ये नोट्स टू अकाउंट 4 में दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। और प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या है, देखिए आपको टैक्स का पेमेंट दिया हुआ है, तो प्रोविजन क्रिएट कितना किया था ये बैलेंस करके पता चल जाएगा। ठीक, इसके अलावा दूसरी एडजस्टमेंट क्या हो सकती थी कि आपको वो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर देते हैं। अगर प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर देते हैं तो आपको टैक्स पेड कितना था, टैक्स का पेमेंट कितना था, वो पता चल जाता है। इसकी 2 ही एडजस्टमेंट्स होती है। तो हम क्वेश्चन में चलिए सबसे पहले इसको कंप्लीट करें। तो
व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और एक इमेज लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को देख लें। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का। ओपनिंग है जी 90,000 और क्लोजिंग है आपका 70,000। तो इन बैलेंसेस को हम पुट कर दें। 90,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000, और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि टैक्स 70,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो 70,000 का टैक्स पे किया गया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। और अच्छी बात होगी अगर आप ब्रैकेट में ये लिख दें कि ये टैक्स पेड है। तो टैक्स पेड जो है वो है आपका 70,000। अब हम इसका टोटल करते हैं तो ये 1,40,000 होता है, और इस तरफ बैलेंस आता है जी आपका 50,000 रुपीज। ये जो बैलेंस है ये शो करता है कि आपने कितने रुपए का प्रोविजन क्रिएट किया था प्रॉफिट एंड लॉस से, और ब्रैकेट में आप लिख दें कि ये प्रोविजन मेड है, कितने रुपए का आपने प्रोविजन क्रिएट किया है। तो हम बताते हैं जी 90,000 का शुरू में फिगर था, बैलेंस था, 50,000 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट किया, टोटल 1,40,000 हो गया, 70,000 रुपीज का टैक्स पे कर दिया, और 70,000 रुपीज का भी प्रोविजन का बैलेंस है। ये वाला जो पार्ट है हमने बैलेंस करके निकाला है, तो हम इसके साथ में बैलेंसिंग फिगर भी लिखते हैं। देखिए एडजस्टमेंट दो ही होंगी, अगर प्रोविजन मेड दिया हुआ है तो आपको टैक्स पेड पता चल जाएगा, और अगर आपको टैक्स पेड दिया हुआ है तो आपको प्रोविजन मेड पता चल जाएगा। तो जितना भी प्रोविजन मेड होता है वो वर्किंग नोट में हम सबसे पहले ऐड करते हैं, क्योंकि वो नॉन कैश एक्टिविटी है। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, लास्ट में एच पॉइंट में अगर आपको ध्यान हो, हमने कितना टैक्स का पेमेंट किया वो शो करते हैं। यानी कि यहाँ पे 50,000 इनिशियली हम ऐड करेंगे, और क्योंकि वो नॉन कैश है, और लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स का पेमेंट जो दिखाएंगे वो 70,000। तो इस तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स एक छोटा सा पार्ट था जो अभी तक अकाउंट बना करके नहीं हुआ था, वो भी अभी आपका खत्म होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा नया पॉइंट और नोट करना चाहिए, और वो नया पॉइंट क्या है कि आपका जो सरप्लस है यहाँ पर, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो तो पॉजिटिव है, और ओपनिंग बैलेंस जो है वो माइनस में है। माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो लॉस का बैलेंस है। देखिए एक शॉर्टकट, एक थंब रूल आपको पहले तो मैं बताऊं, फिर इसको प्रैक्टिकली भी समझाता हूं कि अगर किसी भी ईयर में एक लॉस हो और एक प्रॉफिट हो, तो सबसे पहला काम क्या है कि दोनों को आप प्लस कर लीजिए। ये शॉर्टकट बता रहा हूं, दोनों को आप प्लस कर लीजिए और करंट ईयर के सिंबल्स को यूज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 50,000 रुपीज का लॉस था पिछले साल, और इस बार है प्रॉफिट, तो एक लॉस हो गया एक प्रॉफिट हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 2,50,000। करंट ईयर में क्या पॉजिटिव है, प्लस है, तो यानी कि जो चेंज हुआ है वो प्लस 2,50,000 हुआ है। अब हम अगर मान लेते हैं कि ये उल्टा होता है, यहाँ पे क्लोजिंग में लॉस होता और ओपनिंग में प्रॉफिट होता है, तो भी हम इसको ऐड करते हैं और टोटल 2,50,000 होता, पर सिंबल क्या होता माइनस लगता, क्योंकि ओपनिंग में हमारा जो इस समय करंट ईयर में वो लॉस था, तो करंट ईयर के सिंबल को आपने यूज करना होता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि देखिए जब भी एक लॉस हो एक प्रॉफिट हो तो दोनों को प्लस कर लीजिए और करंट ईयर का सिंबल यूज करिए। करंट ईयर में लॉस है तो वो माइनस का है फिगर, और अगर करंट ईयर में प्रॉफिट है तो वो प्लस का है। अब हम इसको मैथमेटिकली भी बात को समझ लेते हैं कि कैसे ये 2,50,000 प्लस हो गया। तो आप क्या करते होते थे, अगर आपको ध्यान हो, आप चेंज करने के लिए क्या करते हो कि जो क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग फिगर होता है, उस क्लोजिंग में से ओपनिंग वाले फिगर को आप माइनस करते हो। तो यहाँ पे क्लोजिंग में जो है वो आपको 2,00,000 रुपीज प्लस के हैं, और ओपनिंग में जो है वो लॉस है, तो लॉस कितना है 50,000। अब अगर हम माइनस माइनस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 50,000, और ये कितना है 2,00,000। तो यानी कि स्टार्टिंग का और अब का मिला करके टोटल कितना हो गया 2,50,000 प्लस का।
ये प्लस का होगा, यानी कि प्रॉफिट है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस क्यों कर रहे हैं। देखिए बात को बड़ा थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है कि 50,000 रुपीज के लॉस चल रहे थे और आज 2 लाख रुपीज के प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो 50,000 रुपीज के लॉस को कवर किया गया होगा। ऐसा अगर हमने 2,50,000 अर्न किया होगा तो पहले 50,000 लॉसेस में चला गया होगा और फिर 2 लाख रुपीज बचे होंगे। तो इस तरीके से 2,50,000। और शॉर्टकट में आपको क्या समझ आ दिया मैंने कि ये शॉर्टकट केवल तब यूज कर सकते हो जब आपका एक लॉस हो और एक प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर अगर एक प्रॉफिट है, कोई भी लॉस हो सकता है, लॉस करंट में हो या प्रीवियस ईयर में हो, कहीं पे एक लॉस कहीं एक प्रॉफिट, दोनों को प्लस करिए और करंट ईयर के सिंबल्स को यूज करिए। तो 2,50,000 रुपीज जो है हमारा वो प्रॉफिट हुआ, प्लस का हुआ। तो अब हम वर्किंग नोट पे चलते हैं और सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है वो प्लस 2,50,000 है। तो 2,50,000 हमने प्लस में लिख दिया। यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी और चीज की एडजस्टमेंट दी नहीं है, तो हम सीधा क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने अकाउंट बनाया था, आपको दिखा भी देता हूँ। और ये हमने बैलेंस करके पता किया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो 50,000 है इसको यहाँ पर लेके आएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं दिया हुआ है और ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये हो गया 3 लाख। और अब हम इससे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो भाई हमारा जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकल के आ गया और वो आ गया 3 लाख रुपीज। तो चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं और उसको लिखते हैं, जो कि यहाँ पे 3 लाख रुपीज आ गया। इसके बाद हम लोग इसमें एडजस्टमेंट्स करते होते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, जो कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। शुरुआत में सबसे पहले जो आपके माइंड में बात आनी चाहिए वो डेप्रिसिएशन की आनी चाहिए और साथ के साथ अमोर्टाइजेशन की। इसके अलावा लॉस और प्रॉफिट या इंटरेस्ट, ये 3-4 चीजें बड़ी कॉमन सी रहती हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि डेप्रिसिएशन सबसे पहले देखते हैं कि कितना है। तो टेंजिबल एसेट्स की डिटेल्स में हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा और टेंजिबल एसेट्स में चलते हैं। तो देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले 1,01,000 था, अभी ये 2 लाख हो गया है। तो यानी कि 99,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन और लगाया गया। तो इस 99,000 के डेप्रिसिएशन को तो पहले लिख लें हम। तो 99 का डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, आइटम्स टू बी एडेड। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पुरानी एक्सरसाइजेस में हम लोग काफी बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको क्यों लिख रहे हैं। इसके अलावा हमें अमोर्टाइजेशन भी देखना चाहिए। अमोर्टाइजेशन होता है डेप्रिसिएशन के जैसे ही इनटेंजिबल एसेट्स अगर राइट ऑफ करी जाए। तो यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट्स में आप देखिए गुडविल का जो अमाउंट है वो 30,000 से 20,000 हो गया। ये 10,000 रुपीज की गुडविल कम हो गई, यानी कि राइट ऑफ करी गई है। राइट ऑफ करी गई है तो यानी कि अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है, तो जिसके लिए हम लोग कॉमनली लिखते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। तो गुडविल रिटर्न ऑफ भी यहाँ पर लिखते हैं, डबल टी होगा और रिटर्न ऑफ का अमाउंट है आपका 10,000 रुपीज। इसके अलावा कोई एसेट अगर सेल हो रही हो उस पे लॉस है या प्रॉफिट है। दूसरा आपको ध्यान देना होता है कि कोई इंटरेस्ट वगैरह का पॉइंट तो नहीं है। अगर इंटरेस्ट है वो पीएल में लिखी गई है तो वो तो लिखी जानी चाहिए वहां पर, ठीक है, पर हमको यहाँ पर क्या है कि उसको ऑपरेटिंग से बाहर करके उसको लेके दिखाना होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे देखिए 12% डिबेंचर्स जो हैं वो मौजूद हैं और 12% डिबेंचर्स जो हैं वो 5 लाख के थे, अभी 4,50,000 के हैं। देखिए 5 लाख में से 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया गया, उनका पैसा वापस कर दिया गया है। अब बचे हुए हैं 4,50,000। अब सवाल ये उठता है कि जो 50,000 के डिबेंचर्स जिनका पैसा वापस कर दिया गया है उनको ब्याज दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। 4,50,000 के तो आज भी मौजूद हैं, 4,50,000 पे तो ब्याज देनी देनी है।
तो इसके लिए क्वेश्चन में नीचे हमें एडजस्टमेंट में बताया गया है कि 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 यानी कि आज की तारीख, आज की क्लोजिंग डेट, यानी कि जो 4,50,000 के डिबेंचर्स थे वो तो शुरू से ही चले ही आ रहे हैं। जो 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स का जो हमने पैसा वापस किया है वो आज वापस किया है, यानी कि पूरे साल हमने उनके पैसे को यूज किया है। तो जब हमने पूरे साल यूज किया है तो उस 50,000 के डिबेंचर्स को जब हम पैसा लौटा रहे होंगे तो उनको साथ के साथ उनकी ब्याज का अमाउंट पे लौटाया होगा, वो भी पैसा दिया होगा। तो 4,50,000 पे तो इंटरेस्ट देनी थी और जो 50,000 का रिडम्पशन हुआ उसको भी देनी है, क्योंकि ये अगर पहले दिन चले गए होते, यानी कि जब इस साल की शुरुआत थी, अगर फर्स्ट डे में रिडम्पशन कर दिया जाता तो फिर हम उनको इंटरेस्ट नहीं देते क्योंकि वो पहले दिन ही चले गए। अब हमने पूरे साल पैसा यूज किया है, आखिरी दिन में उनका रिडम्पशन किया है, तो भाई उनको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने के बाद उनको रिडम्पशन कर दिया जाए, बीच में डेट दी होगी एग्जाम के अंदर, तो 6 महीने बाद रिडम्पशन कर दिया जाएगा तो 6 महीने की ब्याज दी जाएगी। यहाँ पर हमने पूरे साल पैसा यूज किया, फिर रिडम्पशन किया 50,000 का, इसलिए हमें पूरे साल की ब्याज उनकी भी देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के 4,50,000 के जो मौजूद डिबेंचर्स हैं उनको तो देनी थी इंटरेस्ट, और जो 50,000 के रिडम्पशन किए उनको भी इंटरेस्ट देनी है। तो टोटल 5 लाख के डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देनी है, और 5 लाख का अगर हम 12% कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज की इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं है। हम इसको यहीं पे बंद करते हैं, बी पार्ट को क्लोज कर दें, और बी पार्ट का टोटल आ रहा है 1,69,000 रुपीज। इसके अलावा सी पार्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सी पार्ट में कॉमनली जो आते हैं वो रिसिप्ट्स ऑफ इनकम होती हैं जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की हैं, तो या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट होता है, वो भी यहाँ पे नहीं है। इस जगह पे कुछ भी डिडक्शन वाला पार्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे नील लिख रहे हैं और नील डिडक्शन होगा, और नील डिडक्शन के बाद जो है यहाँ पर बैलेंस जो आएगा वो आपका हो जाएगा 4,69,000। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी तक हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का कोई भी पार्ट कंसीडर नहीं किया। वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से। तो अब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंसीडर करते हुए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं करंट लायबिलिटीज पे चलते हैं। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दी हुई हैं जिसके लिए नोट नंबर 3 है। तो नोट नंबर 3 पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। आपको याद करा दूं फिर से कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो एक तरह का शॉर्ट टर्म बैंक लोन है, और हमने ये बैंक से जो पैसा लिया हुआ है ये बिजनेस को चलाने के लिए यूज किया हुआ है। ये बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डील होगा, ये बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद हम अगर आगे चलें तो क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिए हुए हैं, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो हैं वो नोट नंबर 4 में है, और नोट नंबर 4 में प्रोविजन फॉर टैक्स है, और प्रोविजन फॉर टैक्स की आप सेपरेट डीलिंग करते हो वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आ जाते हैं हम करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स में आप देखिए कि करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है, और मैं फिर से आपको एक बार याद करा दूं, पहले भी हम लोग ऐसा कर चुके हैं। जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो एक तरह से कैश की तरह ही डील करी जाती हैं, उसको कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। कैश इक्विवेलेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे तुरंत के तुरंत हमें पैसे मिल जाते हैं। जैसे ही हम उसको मार्केट में सेल करना चाहते हैं तुरंत सेल कर लेते हैं और लिक्विडेट कर लेते हैं और पैसे हमें मिल जाते हैं, तो इसको ऑलमोस्ट कैश की तरह ही माना जाता है। ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, तो इसलिए इस पार्ट को भी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये कैश इक्विवेलेंट में यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं, इन्वेंट्रीज हैं। इन्वेंट्रीज पे नोट नंबर 7 दिया हुआ है, हम नोट नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। नोट नंबर 7 में लिखा हुआ है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड जो है वो आपका 45,000 से बढ़ करके 1,07,000 हो गया है। अगर ये 1,07,000 हो गया तो इंक्रीज इन करंट एसेट है, और इंक्रीज इन करंट एसेट जो है आपके सामने हेडिंग है, यहाँ पर एफ हेडिंग के अंदर आप लिखते हो इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक
और स्टॉक जो है चेंज हो गया है आपका 62,000 रुपीज। इसके अलावा नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ था और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं तो ये 62,000 एज ए डिडक्शन होगा और डिडक्शन होने के बाद आपके पास ऊपर आ रहा था 4,69,000। 4,69,000 में से आपने 62,000 रुपीज के स्टॉक के चेंजेस को कंसिडर करना है और आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हो जाएगा 4,07,000 रुपीज। इसके बाद आप यहाँ पर लिखते हो कि कितना आपने टैक्स का पेमेंट किया है। अगर आप नोटिस करें क्वेश्चन में एंड में दिया हुआ है, आपके साथ एक एडजस्टमेंट भी दी है, आपने अकाउंट भी बनाया हुआ है। 70,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको मैं याद करा दूं कि जब हम नोट बनाते हैं तो वहां पे हम प्रोविजन मेड लिखते हैं और जब हम एच हेडिंग में ऑपरेशंस में चल रहे होते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं कि टैक्स पेड। दो ही टर्म है, प्रोविजन मेड एंड टैक्स पेड। टैक्स कितना पे किया और प्रोविजन कितना बनाया। तो प्रोविजन मेड ऊपर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। प्रोविजन मेड को हमने वहां पर ऐड किया क्योंकि हमने इतने का प्रोविजन बनाया, अभी तक पैसे नहीं दिए और एक्चुअल में पेमेंट कितनी कर रहे हैं वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो जो प्रोविजन मेड था वो पीएल में लिखा गया था, इसलिए हमने उसको वापस ऐड किया और हमने बताया कि इसका पेमेंट नहीं किया, ये नॉन कैश एक्टिविटी अभी देखा जाए तो। और एक्चुअल में टैक्स कितना पे किया जा रहा है वो हम यहाँ से शो करेंगे ऑपरेशंस में। तो भाई आपका जो टैक्स पेड है वो है यहाँ पर 70,000 रुपीज। तो 70,000 रुपीज का आपका टैक्स पेमेंट हुआ और ये माइनस होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगर कोई होते तो लिखते, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो अब हम इसमें से जब 4,07,000 में से इसको लेस करेंगे तो नेट कैश फ्लो जो है हमारे पास आ जाएगा 3,37,000 रुपीज। तो कैश यहाँ पर क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो हम लोगों ने लिख देना है आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अगली एक्टिविटी, वो होगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको एक बात जो ध्यान देनी है कि आपको सीधा चले जाना है नॉन करंट एसेट्स के ऊपर और नॉन करंट एसेट से ही हमारी पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को बनाया जाता है। वहां पर हम बेसिकली लिखते क्या है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो किस चीज का, जो नॉन करंट एसेट्स के बेचने से या नॉन करंट एसेट्स के खरीदने से होता है। तो क्वेश्चन में हम नॉन करंट एसेट्स पे जा रहे हैं। सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स लिखी हुई हैं। टेंजिबल एसेट के लिए नोट नंबर 5 दिया हुआ है, हम नोट नंबर 5 पे चलते हैं। जब हम नोट नंबर 5 पे जाते हैं तो आप देखिए मशीनरी जो थी आपकी 8,21,000 की थी, अभी मशीनरी जो है वो आपकी हो गई है यहाँ पर 12,03,000 की। तो मशीनरी का जो चेंज हो गया है वो चेंज ये शो कर रहा है कि आपने इतने रुपए की मशीन परचेज करी है। तो डिफरेंस इसका निकल के आ रहा है 3,82,000। आपने इसका मतलब क्या है कि 3,82,000 की मशीन खरीदी है। तो हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप चाहें तो इनफ्लो हेडिंग लिख लें और आउटफ्लो लिख लें या डायरेक्ट लिख लें, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, आउटफ्लो हो रहे हैं क्योंकि हम मशीन परचेज कर रहे हैं। तो वी विल राइट परचेज ऑफ मशीन। परचेज ऑफ मशीन 3,82,000 रुपीज। फिर हम क्वेश्चन में देखते हैं, इसके बाद हमें इनटेंजिबल एसेट्स दी हुई थी। इनटेंजिबल एसेट जो है वो कम हो रही थी, डेप्रिशिएट हो रही थी, जिसके लिए डेप्शन वर्ड तो नहीं यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ वर्ड यूज करते हैं। तो ये राइट ऑफ हुआ, कोई भी परचेज सेल यहाँ पे नहीं है। अब हम टेंजिबल भी डील कर चुके हैं और इनटेंजिबल भी डील कर चुके हैं। अब बचती हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पहले 75,000 की होती थी, अभी वो 1 लाख की हो गई है, यानी कि 25,000 रुपीज की आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और खरीदी हैं। अगर आपने और खरीदी है इन्वेस्टमेंट तो फिर आउटफ्लो ऑफ फंड्स हुआ, पैसे गए हुए होंगे। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और इसका अमाउंट है आपका 25,000। यहाँ पर इनफ्लो में कुछ भी नहीं है, पैसे कहीं से आए नहीं है, सिर्फ गए हैं
और टोटल अमाउंट जो है वो कितना जा रहा है आपके पास से, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। तो 2,82,000 और 25,000 मिला करके टोटल आपके पास से 4,07,000 रुपीज जो है आपके पास से गए, और टोटल जो है -4,07,000 हो जाएगा। अगर माइनस में हो जाएगा ब्रैकेट लगाएंगे और आंसर आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतना कैश यूज हुआ आपका। इसके बाद हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हुआ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आपको मैं फिर से याद करा दूं एक बार कि इन्हें नटशेल क्या ध्यान देना होता है, शेयर, डिवेंचर्स, लोन्स, इसमें क्या चेंजेस हुए और इनके साथ में इंटरेस्ट का कितना पेमेंट है, डिविडेंड्स का कितना पेमेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो गया है। तो शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो जाने का मतलब क्या है कि आपने इतने रुपए के शेयर इश्यू किए हैं। अगर आपने शेयर इश्यू किए हैं तो आपके पास पैसे आए होंगे, इनफ्लो में आप लिखोगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी लिख दे रहा हूं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यहां पर इश्यू ऑफ शेयर से पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है। इश्यू ऑफ शेयर से हमारे पास आए हैं 1 लाख रुपीस। इसके बाद हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में तो सिर्फ रिजर्व दिया हुआ था, इसको कंसिडर कर चुके हैं, ये हो गया। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है कि 5 लाख रुपीस के आपके पास जो है वो डिबेंचर्स थे। मैं आपको दिखा भी दूं, इसके नोट नंबर 2 पे चलते हैं। नोट नंबर 2 में इसकी डिटेल्स थी कि ये 12% डिबेंचर्स हैं और ये 5 लाख से 4,50,000 के हो गए हैं। तो 5 लाख से अगर 4,50,000 के हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इनके 50,000 रुपीज का हमने अमाउंट वापस कर दिया है, जिसको हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहेंगे। और पैसे अगर वापस करेंगे तो आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा, पैसे जा रहे हैं हमारे पास से। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है हमारा 50,000 रुपीस। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में और देखिए कि एक बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हम चलेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट जो था वो नोट नंबर 3 में दिया हुआ है। ये 50,000 रुपीस का था, अभी ये 1,50,000 का हो गया है। यानी कि 50,000 से 1,50,000 होने का मतलब क्या कि 1 लाख रुपीस का आपने और ओवरड्राफ्ट किया है, आपने और एक तरह से लोन लिया है, अमाउंट लिया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है आपने, पैसे आए हैं आपके पास। तो बैंक ओवरड्राफ्ट से आपके पास इनफ्लो हुआ है और इनफ्लो हुआ है आपका 1 लाख रुपीस का। कैसे 1 लाख हुआ भाई? 50,000 का पहले था, अब 1,50,000 हो गया है। डिफरेंस निकाला यानी कि 1 लाख रुपीस का ओवरड्रॉन और किया और ओवरड्रॉ हुआ है। ये तो हो गए शेयर डिबेंचर्स लोन्स के बाद। अब इसके अगर कोई इंटरेस्ट का पेमेंट है, कोई इनके ऊपर डिविडेंड्स का अमाउंट दिया जा रहा है, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। आपको ध्यान होगा आपने स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट किया था। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वहां पर हमने ऐड किया था और ऐड करके बाहर निकाला था। और क्यों बाहर निकाला था? एक्चुअली वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो पीएल से हम हटा के लाए और मैं बोला कि ये कहाँ की एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इस जगह पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो हमने पे किया था उस समय 60,000 रुपीज। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। हम टोटल करते हैं। इनफ्लो हुआ है 2 लाख रुपीस का और आउटफ्लो हुआ है 1,10,000 रुपीस का। इतने रुपए गए हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और नेट रिजल्ट क्या हुआ है कि 90,000 रुपीस हमारे पास बढ़ गए। 90,000 रुपीस आए हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पैसे आए हैं हमारे पास, तो वी विल राइट कैश जनरेटेड। इतना कैश जनरेट हुआ, कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं और अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जितना
जितना भी हमने तीनों एक्टिविटीज में चेंज किया है उन सबको हम प्लस माइनस करके देखते हैं कि फाइनली क्या चेंज हुआ है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पहली वाली जो एक्टिविटी थी यानी कि ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी थी उसमें आपके पास आए थे प्लस हुआ था 3,37,000, ये फर्स्ट एक्टिविटी से हुआ था। दूसरी वाली एक्टिविटी में आपके पास पैसे चले गए थे और तीसरी वाली एक्टिविटी में आपके पास 90,000 प्लस हुआ था। तो थर्ड और ये फर्स्ट दोनों पॉजिटिव थी, मैंने इनको जोड़ लिया, यानी कि हमारे पास टोटल पैसे इन एक्टिविटीज दो से आए होंगे 4,27,000 और सेकंड वाली एक्टिविटी में हमने 4,07,000 यूज किया था। तो तीनों एक्टिविटीज को अगर हम सम अप करते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा हमारे पास प्लस 20,000 हुआ। यानी कि तीनों एक्टिविटीज का अगर हम चेंज करेंगे तो कुल मिला के पूरी एक्टिविटीज प्लस माइनस करके नेट रिजल्ट क्या हुआ 20,000 इंक्रीज हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ हेडिंग के अंदर कि 20,000 क्या हुआ हमारे पास से इंक्रीज हुआ। तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या हुआ, या ड्यूरिंग द पीरियड अगर कम समय के लिए तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है हमारे पास 20,000। तीनों एक्टिविटीज को जोड़ करके हमारे पास 20,000 रुपीज प्लस में आए। अब इसके बाद हम चेंजेस को शो करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग कितने थे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड में कितना थे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैं आपको दिखा रहा हूं, तो मैं लिख ले रहा हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग का फिगर है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। तो क्वेश्चन में देखिए बिगिनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, ये है भाई आपका 60,000 बिगिनिंग में है और 90,000 एंड में। तो 60,000 बिगिनिंग और एंड में है 90,000 रुपीज। इसके अलावा एक बात और भी आपको याद रखनी थी कि अगर कोई करंट इन्वेस्टमेंट है तो वो भी कैश की तरह ही डील किया जाता है, उसको भी कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। तो जो कि इस क्वेश्चन में थी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 60,000 की थी और 50,000 की थी, तो ये भी कैश का ही पार्ट मानते हुए, कैश इक्विवेलेंट मानते हुए इसके अंदर आप जोड़ेंगे। तो इसके अंदर हम लिखेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट का फिगर था ओपनिंग 60 और क्लोजिंग 50। तो 60 ओपनिंग में थी और क्लोजिंग में 50 थी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 20,000 रुपीज हमारे पास पहले जो चेंजेस आए हैं ऊपर हमने लिखे, और 1,20,000 रुपीज के हमारे पास शुरुआत में अमाउंट था पड़ा हुआ, कैश का 60,000 और करंट इन्वेस्टमेंट का 60,000, यानी कि 1,20,000 था। तो 20,000 चेंज हुए और 1,20,000 मिला करके एंड में ये हमारे पास 1,40,000 हो गया। तो आप देखिए यहाँ से ऊपर से भी टोटल करके ये 140 आएगा, तो इधर से भी आप इसका टोटल कर रहे हो ये 140 आ रहा है, और इधर से भी आप कर रहे हो 140 आ रहा है। तो ये हमें क्लोजिंग बैलेंस कैश का शो करना होता है, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया। तो चलते हैं हम आगे, अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49, और मैं आपको कर रहा हूं क्वेश्चन शेयर। क्वेश्चन नंबर 49 है टीएच ग्रेवाल का ही, और देखिए क्वेश्चन सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस का यहीं पे ही है, बैलेंस दिया हुआ है, सरप्लस का यहीं पे बैलेंस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स हैं, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, फिक्स एसेट्स टेंजिबल हैं, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और इसके बाद आगे और क्या दिया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स में फिक्स एसेट्स के लिए दिया हुआ है, एक तो भाई लैंड है 3 लाख से 2,40,000 हो गया, प्लांट एंड मशीनरी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड और डिबेंचर्स के इंटरेस्ट।
देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी हमें अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एसेट की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, इसलिए हम एसेट का अकाउंट नहीं बनाएंगे। और हमें एक्यूमुलेटेड डेप्शन के बारे में भी कुछ अलग से नहीं बताया कि इसका भी हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। अमूमन जो हमें अकाउंट बनाने होते हैं डेप्रिसिएशन का, एसेट का या टैक्स का, तो टैक्स का तो यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स ही नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम बात समझे तो यहाँ पे हमें कोई भी अकाउंट नहीं बनाना है। और सीधा सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं और वर्किंग नोट से शुरू करेंगे। वर्किंग नोट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप सबसे पहले लिखते हो। सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्वेश्चन में ही देखना है हमने। यहाँ पे 3,75,000 था, अभी 4,80,000 हो गया है, यानी कि प्लस हो गया है, बढ़ गया है। तो प्रॉफिट्स कितने बढ़ गए होंगे? 1,05,000। तो सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 1,05,000। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1,05,000 रुपीज। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स की बात है, कुछ भी टैक्स की डिटेल्स ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिख दिया। प्रपोज्ड डिविडेंड भी नहीं दिया हुआ है, पर एक एडजस्टमेंट और है हमारे से रिलेटेड, शायद से इंटरिम डिविडेंड की। इंटरिम डिविडेंड्स ऑफ 75,000 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हम यहाँ पर प्रपोज्ड डिविडेंड तो नहीं लिख दें, पर इंटरिम डिविडेंड जो है वो 75,000 रुपीज के हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व्स कुछ भी नहीं है, और इस तरीके से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो निकल के आता है 1,80,000। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ही लिखना होता है, और जिसके लिए हम बनाते हैं एक वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट से हमें 1,80,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट पता चल गया। इसके बाद हम इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट्स क्या करते हैं। बहुत ही कॉमन सी चीजें जो हैं वो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, ये एक कॉमन चीजें हैं। इसके अलावा प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट्स, ये 3-4 चीजें ही कॉमनली जो हमें मिलती हैं। बाकी और सारी चीजें आपको पहले एक्सप्लेन करी जा चुकी हैं। तो स्टार्ट ही हम करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्शन या डेप्रिसिएशन से। तो हम चलते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फिगर जो है वो 1,80,000 का है। अब वो हो गया जी आपका 2,40,000, यानी कि डेप्रिसिएशन जो इस बार डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आपका 60,000। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इसमें लिख दें 60,000। तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कोई इंटेंजिबल एसेट थी नहीं, तो इसलिए अमोर्टाइजेशन की भी कोई बात नहीं है। और फिर एक बात और देखिए कि डिबेंचर्स के इंटरेस्ट यहाँ पे दी गई है। तो ये जो डिबेंचर्स के इंटरेस्ट है ये बेसिकली हम शो करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो इसको यहाँ से हम ऐड बैक करेंगे और इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और ये है आपका 27,000 रुपीज। इसके अलावा क्वेश्चन हमने पूरा देख लिया है, इसमें कुछ भी बी और सी से रिलेटेड पार्ट नहीं है आपका। तो हम फटाफट से इसको बैलेंस करते हैं। बी में टोटल कितना आएगा देखते हैं। बी में टोटल आ रहा है 87,000, और सी में कुछ भी नहीं है। तो सी में हम डायरेक्ट लिख देंगे नील बाहर की तरफ से। तो ये आपका हो जाएगा 1,80,000 प्लस 87,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो हैं ये आपका आ जाएगा 2,67,000 रुपीज। 2,67,000। अब देखिए वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट अभी तक नहीं दिया। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात है। तो अब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की डिटेल्स में चलते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम चलते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं जो कि 90 से 1,20,000 हो गए हैं। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही होगी
तो आप इसको कहां पर दिखाओगे? आपके पास दो ऑप्शन है, ई और एफ। ई में हम लिखते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर इसके अपोजिट एफ में क्या लिखते हैं? जस्ट उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ रही थी और करंट लायबिलिटी थी आपकी ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स कितने बढ़ रहे थे? आपके 30,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ट्रेड पेबल्स में चेंज हुआ है और 30,000 रुपीज का। इसके बाद हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई भी करंट लायबिलिटी नहीं है। तो हम चलेंगे अब करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स में देखिए 4,20,000 से 3,60,000 की इन्वेंट्रीज हो गई है। इन्वेंट्रीज जो है वो डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज कितनी हो गई है? 60,000 रुपीज। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स को आप कहाँ पे दिखाते हो? आप ई में दिखाते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंट्री और इन्वेंट्री का अमाउंट है आपका 60,000। फिर इसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं। फिर दिया हुआ है हमें ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल 2,25,000 से 3 लाख रुपीज हो गए, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो 75,000 रुपीज आपके बढ़ गए हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट है, तो हमें एफ में दिखाना पड़ेगा। हम एफ में लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स का चेंज था 75,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, जिसको तो हमने बैलेंस करने के लिए यूज करना है। तो हम आगे चलते हैं और यहीं पे इसको बंद करते हैं। तो ई का जो टोटल है वो आ रहा है भाई 90,000 रुपीज, जो कि आप बाहर लिख देंगे 90,000। इसके बाद एफ का जो टोटल है वो 75,000 है। ये चूंकि डिडक्शन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 90,000 प्लस होगा और 75,000 इसमें से माइनस होगा, तो ये बैलेंस जो है निकल के आ जाएगा आपका 2,82,000। इसके बाद हमने टैक्स का पेमेंट करना होता है। कोई भी टैक्स का पेमेंट यहाँ पे है ही नहीं, टैक्स की डिटेल्स ही नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब 2,82,000 रुपीज का कैश हमारे पास आया होगा। तो हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,82,000। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, और नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अंदर हम सारी नॉन करंट एसेट्स की डीलिंग करते हैं। तो हम क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में क्या दिया। देखिए नॉन करंट एसेट्स के बारे में नोट नंबर 1 दिया। तो जिसका नोट नंबर दिया होगा हम उसको वहां से डील करते हैं। तो हम नोट नंबर 1 पे आते हैं। तो नोट नंबर 1 पे जब हम आते हैं तो देखते हैं कि 3 लाख से 2,40,000 रुपीज का लैंड हो गया। अब लैंड जो है वो 60,000 रुपीज का जो है कम हो गया। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये डेप्रिशिएट हुआ होगा या फिर ये सेल हुआ होगा। देखिए लैंड जो है अमूमन डेप्रिशिएट होती नहीं। लैंड एक ऐसी एसेट होती है जो डेप्रिशिएट नहीं होती। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो नहीं हो सकता। ये क्या होगा? आपका सेल ऑफ लैंड। तो हम इसको सेल करेंगे और सेल करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। हम यहाँ पे 2 हेडिंग्स लिख लेते हैं, और चाहे तो आप बिना 2 हेडिंग्स लिखे हुए भी लिख सकते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमारे पास जब सेल कर रहे हैं तो पैसे आ रहे होंगे, और सेल करके हमारे पास से पैसे आ रहे हैं। सेल ऑफ लैंड लिखते हैं हम, और इससे अमाउंट आया हमारे पास 60,000 रुपीज का सेल ऑफ लैंड। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखें तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख से 7,50,000 हो गया है। तो यहाँ पर आपने 1,50,000 रुपीज का जो है प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है। तो हम यहाँ पर परचेज करेंगे तो लिख देते हैं जी आउटफ्लो हुआ होगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, और जो कि है 1,50,000। अब यही बाहर आ जाएंगे टोटल, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, 2 ही चीजें थी। तो 1,50,000 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, और इसका टोटल ऊपर 60,000 हो जाएगा। तो 60,000 रुपीज आए हमारे पास से,
और 1,50,000 चले गए, तो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है कि 90,000 हमारे पास से कम हो गया। जब हमारे पास से कम हो गया तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे कैश, ये यूज हो गया है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इतना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा पैसा इस्तेमाल हो गया। इसके बाद हम शुरू करेंगे अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए फिर से मैं आपको एक बार याद करा दूं कि यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनके चेंजेस को लिखा जाता है, और इसमें अगर कोई इंटरेस्ट दे रहे हो या कोई डिविडेंड्स दे रहे हो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो मैं फिर से यहाँ पे हेडिंग लिख दे रहा हूँ, इनफ्लो और आउटफ्लो, जिससे पैसे आएंगे वो इनफ्लो, जिससे पैसे जाएंगे वो होगा भाई आपका आउटफ्लो। तो क्वेश्चन में देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल में चलते हैं। तो शेयर कैपिटल में देखिए 6 लाख से 7,20,000 हो गया। तो 6 लाख से 7,20,000 होने का मतलब क्या है कि 1,20,000 रुपीज आपके पास आए हैं, इश्यू किए हैं आपने शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर्स आप लिख दीजिए, पैसे इनफ्लो लिख दीजिए, इश्यू से पैसे आएंगे आपके पास, तो इश्यू ऑफ शेयर्स, और ये हो गया आपका 1,20,000। फिर क्वेश्चन में हम चलते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको दिया हुआ है डिबेंचर्स का अमाउंट, 10% डिबेंचर्स हैं जो कि 4,50,000 के होते थे, अभी 4,50,000 से वो घट करके हो गए 2,70,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इनका रिडम्पशन कर दिया, हमने इनके पैसे लौटा दिए। कितने पैसे वापस कर दिए? 450 और 270 का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ये आ रहा है 1,80,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1,80,000। फिर इसके बाद हमने देखना है कि कोई बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, कोई और लोन तो नहीं है। क्वेश्चन में देखते हैं तो कुछ भी बैंक ओवरड्राफ्ट या लोन जैसी कोई चीज नहीं है। अब इसके बाद जब हम शेयर डिबेंचर्स लोन के चेंजेस लिख चुके हैं, तो फिर हम लोग लिखते हैं इनके कितने हमने इंटरेस्ट पे करे, कितने हमने इनके डिविडेंड्स पे करे, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड्स पे करे गए हैं, तो हम इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट लिखते हैं, इंटरिम डिविडेंड्स। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी दिया है, ये भी हम लिख दें। और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अलग से हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड 75,000 और डिबेंचर्स के इंटरेस्ट है 27,000 रुपीज। तो 75,000 and interest on debentures है 27,000। अमाउंट इनफ्लो हुआ है जी 1,20,000 और आउटफ्लो हुआ है हमारे पास से टोटल 180 प्लस 75 और 27, तो टोटल अमाउंट गया जी हमारे पास से 2,82,000 रुपीज। इसके बाद ये आउटफ्लो है इसलिए ब्रैकेट में कर दिया। नेट रिजल्ट देखिए क्या रहा, 282 गया, आया 120, तो नेट इफेक्ट क्या रहा, माइनस में हो गया 1,62,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैश यूज हुआ है हमारा, तो वी विल राइट कैश चले गए हैं, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि तीनों एक्टिविटीज का टोटल करके देखते हैं कि तीनों एक्टिविटी से पूरे साल में क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए सबसे पहली जो एक्टिविटी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपके पास आए हैं 2,82,000। फर्स्ट एक्टिविटी से आपके प्लस हुआ है 2,82,000। सेकंड वाले में पैसे गए हैं, थर्ड में भी पैसे गए हैं, तो सेकंड वाले में माइनस हुआ है, थर्ड में भी माइनस हुआ है। सेकंड वाले में माइनस हुआ था 90,000, ये आपने लिखा हुआ है, ये 90,000 आपका माइनस हुआ है, तो 90,000 यहाँ से माइनस होगा। फिर यहाँ पर हम जाते हैं 90,000 माइनस करने के बाद थर्ड एक्टिविटी में अभी हमने कैलकुलेट किया था, इसमें भी माइनस हुआ है 1,62,000। तो
1,62,000 और माइनस हो गया। तो इसके बीच में अब देखिए नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट चेंज क्या हुआ, 30,000 रुपीज जो है ये यहाँ पर प्लस हो गए। नेट इफेक्ट तीनों को सॉल्व किया तो नेट चेंजेस जो हुए प्लस हो गया है 30,000 रुपीज। तो हम अब अपने आंसर वाले पार्ट पे चलते हैं नीचे और इस जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या चेंजेस हुए। तो नेट हमारे पास जो चेंज हुआ है वो हम लिखते हैं यहाँ पे नेट इंक्रीज हुआ था। मैंने तो क्योंकि फॉर्मेट बनाया हुआ इंक्रीज डिक्रीज दोनों लिखे हैं, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मेट जब बना के रखा हुआ उसी में मैं फिल कर रहा हूँ। तो आप तो वहाँ फ्रेश क्वेश्चन करोगे, आप इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज करके ऐसे काटोगे नहीं, आप सीधा लिखोगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, तो ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर 30,000 रुपीज जो है वो प्लस हो गए हमारे। फिर हम देखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग कितने थे। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बिगिनिंग में थे हमारे 1,50,000 और एंड में 1,80,000 होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग कितने हैं, ये हैं जी हमारे 1,50,000 और इसका नेट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड जो कि हमारे 1,80,000 और इतना ही कैश हमारे पास एंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है खत्म और आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे। बाय बाय।